ये मगरिब का वक्त था। भाभी जरीना की छोटी बहन गुलमीना घर के अंदर दाखिल हुई थी। वो लुटी पुटी थी, उसकी आस्तीन फटी हुई थी, दुपट्टा उसके वजूद पर नहीं था, जबकि वो ज़ारो कतार रो रही थी। भाभी जरीना मेरे बड़े भाई की बीवी थी। इनके दो भाई थे। मैं भाभी जरीना के छोटे भाई गुलजेब को बहुत पसंद करती थी, जबकि गुलजेब और गुलमीना अक्सर हमारे घर आया करते थे। आज गुलमीना अकेली आई थी और उसके साथ ये वाकया पेश आ गया था। ये एक इंतहाई शर्मनाक बात थी। मुझे तो उसे देखकर ही समझ आ गई थी कि गुलमीना के साथ किसी ने बदतमीजी करने की कोशिश की है। गुलमीना ज़ारो कतार रोती हुई अपनी बड़ी बहन की गोद में आकर गिर गई और गिरिया गुजारी करने लगी। मेरी बहन, मैं तो लुट गई। तुम्हारे ससुरालियों ने मेरी इज्जत की भी परवाह न की। मेरी भाभी परेशान होकर उससे पूछने लगी कि क्या हुआ, तू ऐसा क्यों कह रही है। तुम्हें क्या ही बताऊं। मैं बाड़े के पास से दूसरी तरफ जा रही थी कि किसी ने आकर मुझे पीछे से दबोच लिया। उसने मेरे साथ दस्तराजी करने की कोशिश की, मुझे घसीट कर अंदर बाड़े में ले जाने की भी कोशिश की, मगर मैंने अपनी जुर्रत से काम लिया। उसके मुंह को नाखूनों से घसूट कर रख दिया। इसी वजह से वो भर वक्त वहां से भाग गया। लेकिन ये जख्म मेरी रूह में लगे हैं। मैं तो यहाँ अपनी बड़ी बहन के घर आई थी, मगर इस घर में मेरी इज्जत की परवाह किसी को भी नहीं। ये कहकर गुलमीना जोर जोर से रोने लगी, जबकि मेरा दिल पत्ते की तरह कांपने लगा। मैं जान गई थी कि जब कभी ऐसी कोई बात किसी खानदान में हो जाए तो फिर वहाँ रिश्तेदारी करना नामुमकिन हो जाता है। और ऐसे में जबकि मैं गुलजेब को पसंद करती थी, अब तो ये बात नामुमकिन थी। किसी को भी मालूम नहीं था कि गुलमीना के साथ दस्तराजी करने वाला वो बदबख्त और नाहिजार कौन था। सभी मेरे भाइयों पर शक कर रहे थे, क्योंकि हमारा घर गांव की आबादी से जरा फासले पर था। हमारे घर ज्यादा कोई आता जाता भी नहीं था। ज्यादातर भाभी की बहन भाई ही हमारे घर आते रहते थे। अब सब लोगों का शक मेरे भाई पर ही जा रहा था। मेरे भाई के चेहरे पर ऐसा कोई निशान भी नहीं था, जैसा कि गुलमीना ने बताया था। अब ये बात पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई थी कि गुलमीना के साथ उसकी बहन के किसी देवर ने ज्यादती करने की कोशिश की है। ये खबर जैसे ही भाभी के घर की तरफ पहुंची, वहां से भी गुलमीना के दोनों भाई आकर उसे ले गए। साथ ही अपनी बड़ी बहन से भी कहने लगे कि तुम्हें भी अगर थोड़ी सी गैरत है तो अपने भाइयों के साथ अपने घर चलो। भाभी समझदार थी, बोली मैं ऐसे में शौहर का साथ नहीं छोड़ सकती, ना ही उसकी इजाजत के बगैर तुम लोगों के साथ जा सकती हूँ। इस बदतमीजी और दस्तराजी का फैसला जिरगा जो भी करेगा, मैं उस पर कोई एतराज नहीं करूंगी, तुम लोगों का साथ दूंगी। लेकिन फिलहाल तुम लोगों को इस फैसले का इंतजार करना होगा और उस शख्स को ढूंढना होगा जिसने गुलमीना के साथ ये बदतमीजी की है, क्योंकि दस्तराजी के दौरान उस शख्स के चेहरे पर गुलमीना के नाखूनों के निशान हैं, जबकि मेरे देवर या जेठ किसी के भी चेहरे पर ऐसा कोई दाग मौजूद नहीं है। सो हमें जज्बात से नहीं, होश और अक्लमंदी से काम लेना होगा। भाभी के दोनों भाई गुलजेब और शाहजेब चले गए थे। शाहजेब बड़ा ही सख्त तबीयत का मालिक था। गुलजेब बहुत ही अच्छी तबीयत और साथ ही अच्छे इखलाक का मालिक था। जब भी मैं गुलजेब को बचपन से पसंद करती थी, मगर अब इस दुश्मनी के बाद तो गुलजेब से शादी का ख्याल लाना भी बेवकूफ़ी थी। मैं अल्लाह से दुआ करने के लिए चल पड़ी थी। ऐसे मामलात में दो दिलों का खुदा के अलावा कुछ नहीं हो सकता। गुलजेब की बहन के साथ भी बुरा हुआ था। मैं उसे भी दोष नहीं दे सकती थी कि वो मुझसे शादी के लिए इसरार करे। अगली सुबह जिरगा बैठा। जिरगे ने जो फैसला किया, उसने हम दोनों के उसने हम दोनों के दिलों को हमेशा के लिए मुरझा कर रख दिया। मेरी शादी शाहजेब के साथ तय पा गई थी और ये उस बात की सजा थी जो गुलमीना के साथ पेश आई थी। गुलमीना की ज्यादती के बदले में मुझे शादी देने का फैसला किया गया था। मैं पसंद गुलजेब को करती थी। मेरी शादी शाहजेब के साथ तय कर दी गई थी। आपने कभी जिंदगी में शायद ऐसा तजुर्बा नहीं किया होगा। शहरों की मोहब्बत भी आमियाना सी होती है। गांव में साल में एक बार महबूब की झलक देखने को मिले और फिर इतनी तड़प के बाद इंसान का नसीब किसी और के साथ बंध जाए तो गांव की वीरान और बेरंग सी जिंदगी और भी बुरी लगने लगती है। उसमें जीने की कोई रमक बाकी नहीं रहती। हाँ, अगर चाहने वाले महबूब का साथ हो तो फिर जिंदगी की क्या ही बात है। लेकिन अब मैं बेबस हो चुकी थी। मेरे हाथ में कुछ नहीं रहा था। मेरी शादी शाहजेब के साथ तय कर दी गई।
मगर ये आम शादियों की तरह न थी। सही में किसी किस्म का कोई जश्न वगैरह नहीं किया गया। मुझे घर वाले हकारत की नज़र से देखने लगे, हालांकि इस सब में मेरा कोई कसूर नहीं था। ये रिश्ता जल्द ही तय पा गया। मुझे 2 जोड़ों में मेरे घर से रुखसत किया गया। गुलजेब इस शादी में शरीक नहीं हुआ था। मैं उसके दिल का हाल समझ सकती थी। मैं भी रोती आंखों के साथ जब शाहजेब के घर में दाखिल हुई तो मेरे दिल में शादी की कोई उमंग बाकी नहीं रही थी। मैं बहुत परेशान थी। मेरे आंसू देखकर मेरे शौहर ने पहला ताना मुझे दे डाला। क्यों? क्या तुझे कोई और पसंद था या कोई तेरा आशिक था जो मुझसे शादी करने पर इतने गम बना रही है? मैं उसे क्या बताती कि मुझे क्या गम था? इस तरह भी भला कोई शादी होती है? मेरी सास ने भी औरतों को मेरा मुंह देखने से मना कर दिया। कहा कि ये मनहूस है, इसके कोई मुंह न लगे, इसकी वजह से बाकी लड़कियों के भी नसीब खराब होंगे। ऐसी लड़की को तो घर से ही नहीं निकलना चाहिए। ये नहूसत की अलामत है। अपने ससुरालियों की ये बातें सुनकर मेरा दिल दाग दाग हो गया, मगर मैं खामोश रही। सजा में ब्याही गई लड़की और कर भी क्या सकती है। मुझे अपने शौहर का इंतजार था कि शायद वो कुछ अच्छी बात कह दे। अब तो मेरा नसीब उसके साथ जुड़ गया था। मैं उसके बारे में अच्छा ही सोच रही थी कि शायद जिंदगी अच्छी गुजर जाएगी। मगर उसके आने के साथ एक ऐसा वाकया हो गया जिसने मुझे उसकी नज़र में मजीद गिरा दिया। सब लड़कियां मुझे शाहजेब के कमरे में छोड़कर चली गई थीं। मैं कमरे में बैठी उसका इंतजार कर रही थी। वो खांसता हुआ कमरे में आया, मेरी तरफ एक नफरत भरी निगाह डालकर बोला, आज से तू मेरी मिल्कियत है, मगर मैं तेरा कुछ नहीं। ये बात अपने जहन में बिठा लेना। मुझ पर हक जताने की कोशिश भी मत करना। मुझे सवाल जवाब पसंद नहीं है। मैं कहाँ जाता हूँ, क्या करता हूँ, इससे तुम्हें कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। हाँ, लेकिन तुम किससे मिलोगी और किससे नहीं, यह मैं तय करूंगा। मुझे तुम्हारे किरदार पर कोई भरोसा भी नहीं। तुम एक ऐसे खानदान से आई हो जहाँ के मर्द बेमहार हैं, जो दूसरों की इज्जतों पर हाथ डालते हैं। यकीनन उन्हें अपनी भी बहन बेटियों की इज्जत का ख्याल नहीं होगा, ना ही उनकी तरबियत उम्दगी से की होगी। सो तुम आइंदा किसी से नहीं मिलोगी, अपने घर में ही बंद रहोगी और ज्यादातर वक्त अपने कमरे में गुजारोगी। और हाँ, अगर तुम अपने बाप या भाई किसी भी मर्द से मिली तो तुम्हें 3 तलाक। तुम्हारा बाप भी तुम्हारे मैके से तुमसे मिलने आ जाए तो तुम उसके सामने नहीं जाओगी। अगर तुमने ये शर्तें तोड़ी तो तुम मेरी जिंदगी से निकल जाओगी। फिर तो तुम्हारे लिए मौत के सिवा कोई चारा नहीं। कोई दूसरी शादी तो तुमसे करने से रहा। सो अब तुम इस बात की लाज रखना और किसी मर्द से भी मत मिलना। मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत शक है। अभी मैं शौहर की यही बात सुन रही थी कि हमारे कमरे की खिड़की जोर जोर से दस्तक होने लगी। जब मैंने ये दस्तक सुनी, मेरा दिल घबरा गया था। ऐसी दस्तक तो हमेशा गुलजेब ही दिया करता था। वो हौले हौले दस्तक देता और मैं बाहर आ जाया करती थी। मेरे दिल में गुजरे लम्हात किसी फिल्म की तरह चलने लगे थे। मगर मेरे शौहर को ये बात बहुत नागवार गुजरी। किसको बुला रखा था तूने इस घर में? मैं तो अभी से तेरे लक्षण समझ गया हूँ। मुझे तुम पर शक पहले ही था, अब यकीन में बदल गया है। अभी देखता हूँ ये तुम्हारा ही कोई आशिक होगा जो तुम्हारा गम मनाते मनाते तुम्हारे ससुराल तक आ गया होगा। ये कहकर शाहजेब गुस्से से घर से निकला। मगर न जाने आगे जाकर क्या हुआ। उसका गुस्सा झाग की तरह बैठ गया और वो वापस आ गया। मगर मेरे साथ उसका रवैया नहीं बदला। वो बददस्तूर उन्हीं तासुरात के साथ मुझे देख रहा था जैसे मैं उसकी मुजरिम हूँ। इस कैद खाने में मेरे दिन कटने लगे थे। मैं सूरत की बेपनाह अच्छी थी। मेरे को भी मुझसे मोहब्बत होने लगी। बोला कि अब तुम अपने बाप के सामने कभी मत जाना, वरना तुमको तलाक हो जाएगी और तुम मेरी जिंदगी से चली जाओगी। मुझे तुम्हारी ये अदाएं, ये नाजो अंदाज पसंद है। सो मैं तुम्हारे साथ अच्छे से गुजारा करूंगा। अब तुम भी मेरी बनकर रहो और कभी किसी और के बारे में सोचना भी मत। मैं अपने शौहर की इस इनायत पर खुश थी कि चलो जैसा भी है, उसका रवैया मेरे साथ ठीक तो हुआ, वरना यहाँ अमूमन मर्द अपनी बीवियों के साथ ऐसी ही बदसलूकी करते हैं और इसे आम बात समझते हैं। मेरी जिंदगी अच्छी गुजरने लगी, मगर गुलजेब अंदर से कटता मरता जा रहा था। वो मेरे सामने भी ना आता और जब आता तो उसकी निगाहों में बेपनाह शिकवा होता। लगता कि जैसे वो मुझसे नाराज है, मगर अब उसके राजी होने या नाराज होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। यहाँ तक कि एक दिन मेरी जिंदगी की काया पलट गई।
शाम का वक्त था जब मुझे बाहर से किसी की आवाज़ आई। मैं अपने घर वालों से बहुत अरसे से नहीं मिली थी। जब से शादी हुई थी वो लोग मुझसे मिलने नहीं आए थे, क्योंकि ये यहाँ का कानून था। जो लड़की सज़ा के तौर पर ब्याही जाए घर वाले उससे नहीं मिलते थे। मगर आज मैं जैसे ही बाहर आई तो देखा अब्बा जान घर के अंदर बैठे थे। उनको देखकर मेरा दिल जज्बात से भर आया था। इससे पहले हमारे दरमियान के ताल्लुकात बहुत अच्छे थे, और अब जबकि गुलमीना की शादी भी एक अच्छी जगह पर हो गई थी तो मामलात आहिस्ता आहिस्ता सीधी होने लगे थे। हमारे घर वाले सुलह की तरफ बढ़ रहे थे। मेरी शादी भी सजा के तौर पर की गई थी। सब कुछ तवाज़ुन में था, तभी अब्बा मुझसे मिलने आ गए। अब्बा को देखकर मैं बहुत खुश हो गई और जज्बाती भी। झट जाकर उनके गले से लग गई। अब्बा भी मुझे देखकर बहुत खुश हुए। बोले, तेरी माँ तुझे याद कर रही थी। आ चल, तेरा भाई भी बाहर खड़ा है, मैं तुझे ले चलूं। काफी दिन हो गए हैं तू अपने घर नहीं आई। मेरी बच्ची, तेरा कोई कसूर नहीं था। अब्बा की रहमदिली देखकर मेरा भी दिल पिघल गया। मैं अपने शौहर की बात सिरे से भूल ही गई। अब्बा के साथ चलती हुई घर के बाहर तक आ गई थी। अब्बा के लिए बनी चाय भी वहीं की वहीं रह गई। अब्बा मुझे लेकर बाहर आए। मैं भाई से भी मिली। भाई मुझसे ज्यादा गर्मजोशी से तो नहीं मिला, मगर मुझे देखकर वो भी खुश हुआ था। मैं उनके साथ गाड़ी में बैठने ही वाली थी कि खेतों से मेरा शौहर आता दिखाई दिया। मेरे शौहर ने मेरे वालिद को सलाम किया, मगर फिर उसके चेहरे का एक रंग आया और एक गुजर गया। मेरे भाई से भी वो मिला, मगर हम दोनों ही जान गए थे कि जो शर्त हमारे दरमियान तय हुई थी उसके मुताबिक अब मैं शाहजेब की बीवी नहीं रही थी, क्योंकि मैं अपने भाई और बाप दोनों से मिली थी और उसने मुझे किसी भी गैर मर्द से मिलने को मना किया था, वरना मुझे 3 तलाकें हो जाना थीं। अब ये कसम टूट गई थी और मैं गुलजेब की बीवी नहीं रही थी। अब्बा के साथ जाने से मेरा दिल घबरा रहा था। लगता था कि अब मैं मैके में ही रह जाऊंगी। मगर फिर मेरे शौहर ने उनको कहा कि आप जरा रुक जाएं, आप अपनी बेटी को कल ले जाइएगा। मैंने उसे शिकवा किना निगाहों से देखा। मैं अब्बा को सारी हकीकत बताना चाहती थी, मगर फिर इसकी नौबत नहीं आई। अब्बा भी चले गए। इनको शायद मुनासिब नहीं लगा कि वो मेरे शौहर के सामने मुझे घर चलने पर इसरार करे या मजबूर करे, मगर ये बात तो हकीकत थी कि मैं अपने शौहर के लिए हराम हो चुकी थी। अब्बा के जाने के बाद मैंने उससे मुंह फेर लिया। बोला कि इस तरह तो ना करो, हमारा रिश्ता यूं नहीं टूट सकता। मैंने कहा, तुम चाहे जितनी भी बातें करो, शरीयत की रूह से मैं अब तुम्हारी बीवी नहीं रही, और अगर तुमने मुझे हाथ लगाया तो तुम गुनहगार होगे। इतने में मेरे ससुर भी आ गए। मेरी सास को भी ये बात पता चल चुकी थी। उनको तो पहले दिन से ही मुझ पर शक था। उनको शायद मेरे शौहर ने ये बात बता भी रखी थी। अब मैंने अपने ससुर को हूबहू सारी बातें बता दी। ये सुनकर वो सर पकड़कर बैठ गए। बेटा, ये तुमने क्या कर दिया? अब तो ये तुम्हारी बीवी नहीं रही। अब तुम कुछ भी कह दो, मगर तुम अपनी बीवी के लिए हलाल नहीं हो। तुमने इसे तलाक नहीं दी, मगर तलाक हो चुकी है। मेरे ससुर की तरफ से जब इस बात की तस्दीक कर दी गई तो मेरे और मेरे शौहर के लिए साथ रहना नामुमकिन हो चुका था। लेकिन अब अगर मैं वापस अपने घर जाती तो यकीनन ये सब मामलात पहले से भी ज़्यादा बिगड़ जाते। पहले ही खुदा खुदा करके दोनों खानदानों के दरमियान की बर्फ पिघली थी। अब फिर से हालात ख़राब नहीं करना चाहते थे, मगर इसकी नौबत ही कहाँ आई। मेरा शौहर गुस्से से घर से निकल गया। बोला कि तलाक नहीं हुई, और अगर आप लोगों ने इसे तलाक माना तो मैं कभी घर नहीं आऊँगा। मेरा शौहर बहुत जिद्दी था, वो मुझे छोड़ना भी नहीं चाहता था। गुस्से में घर से निकल गया। सब लोग उसे आवाजें देते रोकते रह गए, मगर वो रुका नहीं। उसके पीछे मेरा देवर भी गया, मगर वो कहीं नहीं मिला। अब हम लोग बहुत परेशान बैठे थे। घर में मेरा देवर था, जबकि मेरे ससुर भी कह रहे थे कि ऐसा होना नहीं चाहिए था। उसको ऐसी ही बेतुकी बात करके तुम्हारे लिए मुश्किल पैदा नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन जो हो चुका था सो हो गया। मेरे ससुर ने अपनी पगड़ी मेरे पास उतार कर रख दी और बोले, बेटी, अब खानदानों की दुश्मनी को तुम ही बचा सकती हो। मैं इससे पहले भी ये सब नहीं चाहता था, मगर इन जवानों के गर्म खून की वजह से इतना गलत फैसला हो गया। अब ये सब तुम्हारे लिए है कि तुम अपने ऊपर सब्र और जबर करके अपने घर को बचा लो, या तो फिर अपने बाप और भाई का साथ दो और उनके घर चली जाओ। लेकिन ऐसी सूरत में दोनों तरफ लोग मारे जाएंगे।
हमारे दरमियान और दुश्मनी बढ़ेगी। सो बेहतर है कि तुम इसी घर में रहकर किसी माकूल शख्स से करा दूंगा, लेकिन इस सब की खबर तुम्हारे माँ बाप को नहीं होनी चाहिए। अगले दिन मैं हस्बे मामूल अपने माँ बाप से मिलने के लिए गई, मगर मैंने उन्हें कोई बात नहीं बताई थी। मैंने अपने ससुर की भी बात पर यकीन कर लिया। कहा कि जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। वैसे भी मैं इस बात से अच्छी तरह वाकिफ थी कि अगर मैं तलाक लेकर अपने घर चली भी जाती हूँ तो मेरे घर वाले भी मुझे सीधी नज़र से नहीं देखेंगे। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा था, लेकिन वापसी पर मेरे ससुर ने मुझे जो बात बताई थी वो मेरे लिए अजीब सी कश्मकश थी। इन्होंने कहा कि तुम्हारी 4 माह की इद्दत पूरी होने के बाद मैं तुम्हारा निकाह अपने बेटे गुलजेब के साथ कर दूंगा। अपने ससुर की ये बात सुनकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि मेरे शौहर ने मुझे साफ बता दिया था कि उनका छोटा भाई गुलजेब एक ख्वाजा सरा है। और मेरी शादी के बाद जब उसकी शादी की बात चली तो सबने यही कहा कि ये तो ख्वाजा सरा की बात चली तो सबने यही कहा कि ये तो ख्वाजा सरा है, इसकी शादी नहीं हो सकती। और वैसे ही खानदान के मुंह पर कालक मलने वाली बात है। गुलजेब ने भी इस बात की कोई तरदीद नहीं की कि उसकी जिन्स क्या है। सब इस बात पर बहुत ज़्यादा नाराज़ भी हुए थे कि मेरे देवर को एक ख्वाजा सरा के तौर पर देखा जाता है, मगर जब उसने खुद ही इस बात की कोई तरदीद नहीं की तो फिर सब लोगों ने इस चीज़ को हकीकत मान लिया था। अब मेरे देवर का मुझसे कोई पर्दा भी नहीं था, इसी वजह से मेरा शौहर भी इस बात पर कोई गुस्सा न करता। शायद वो हमारे माजी से नावाकिफ था। गुलजेब ने भी अपने आप को उसी तरह से ढाल लिया था। वो जनाना बातें करता, मुझे उसकी ये हरकतें अजीब भी लगती, मगर मैंने उसे कुदरत का लिखा हुआ समझकर कबूल कर लिया था। मैं खुदा के सामने शुक्र अदा करती कि मेरा देवर एक ख्वाजा सरा है और मेरी उससे शादी नहीं हुई, वरना तो मेरी जिंदगी वैसे ही बर्बाद हो जाती। वो जब घर में चलता पल पल अल्लाह का शुक्र अदा करती। यही वजह थी कि मुझे शाहजेब से तलाक होने का दुख भी था। अगरचे मैं पहले गुलजेब को उसकी खूबसूरती की वजह से पसंद करती थी, मगर अब मेरे लिए मेरा शौहर ही सब कुछ था। और वैसे भी शाहजेब की शख्सियत में सख्ती थी, और कुछ सख्ती औरतों को पसंद भी होती है कि उन्हें अपना शौहर बारोब चाहिए होता है। मैं इसी वजह से गुलजेब की हो नहीं सकी थी और अब होना भी नहीं चाहती थी। वो पहले मुझे लड़कर हासिल नहीं कर सका, अब मैं उससे निकाह नहीं करना चाहती थी। मैंने अपने ससुर के सामने भी ये नुक्ता रखा। मैंने कहा, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं सारी जिंदगी शाहजेब के नाम पर गुजारने को तैयार हूँ, मगर मैं कभी भी गुलजेब से निकाह करके उससे बेवफाई नहीं कर सकती। मेरे लिए दूसरी शादी अहम नहीं है। मैं इस घर में रहूंगी, आपका बेटा मेरे लिए खर्चे की रकम भिजवाता रहेगा, मेरे माँ बाप को भी खबर नहीं होगी। भले वो दूसरी शादी कर ले, मगर मैं किसी से शादी न करूंगी। अब वो मेरे दिल में रच बस गया है। मेरे ससुर ने कहा, मैं तुम्हारे जज्बात की कदर करता हूँ, मगर ये भी तो सोचो, तुम्हारा निकाह मेरे ख्वाजा सरा बेटे से हो जाएगा तो तुम महफूज रहोगी। वो तो तुम्हें कुछ कह भी नहीं सकता, तुम्हें उससे कोई खतरा नहीं होगा। लेकिन अगर तुम्हारे घर वालों को तलाक वाली बात पता चल गई तो वो तुम्हें लेने के लिए आ जाएंगे। फिर तुम जानती हो वहां तुम्हारे साथ क्या सलूक होगा। इससे अच्छा है कि तुम गुलजेब के साथ बकिया जिंदगी गुजार लो, वो तुम्हारा ख्याल रखेगा। और वैसे भी उससे भी तो कोई शादी नहीं करेगा, वो तो ख्वाजा सरा मशहूर है। ससुर की बात सुनकर मैं मुतमईन तो हुई थी, मगर मुझे डर भी लग रहा था। मैं अब गुलजेब से अब शादी नहीं करना चाहती थी। ये तो मेरा बचपना था, जो मैं उसे अपनी जिंदगी का शहजादा, अपना ख्वाब समझ बैठी थी। मगर फिर ससुर के मजबूर करने पर मैंने गुलजेब से निकाह की हामी भर ली। यूं रातों रात मेरा गुलजेब से निकाह कर दिया गया। इस बात के सिर्फ कुछ ही गवाह थे, और मैं ये बात जानती थी कि पूरे गांव में एक न एक दिन मेरे और गुलजेब के निकाह की बात तो फैल ही जाएगी। तभी मैंने कुछ नहीं किया, खामोश रही कि बाज़ औक़ात खामोशी बेहतर होती है, इसी में मसलहत है। गुलजेब के साथ मेरा निकाह हुआ तो मुझ पर एक और आसमान टूट पड़ा। गुलजेब ने शादी के दिन जो मुझे बात बताई, उसने मेरे होश उड़ा दिए। तुम्हें पता है, मैं तुम्हें हमेशा से पसंद करता था। तुम्हारी शादी के बाद सब लोगों ने मुझ पर शादी के लिए दबाव डालना शुरू किया, मगर मैं तुम्हारे अलावा किसी को अपनी दुल्हन के रूप में नहीं देख सकता था। इसीलिए मैंने खुद को जनाना चाल ढाल में ढांप दिया। तुम तो जानती हो, ऐसे कबायली मर्दों के लिए ये सब करना कितना मुश्किल होता है। सब लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया। इन्होंने यही कहा
कि तुम एक औरत बन गए हो। कईयों ने तो मुझ पर हमला करने की भी कोशिश की। इस कदर मेरा मजाक उड़ाया कि मैं दिल बर्दाश्त हो गया। मैं सचमुच खुद को एक औरत समझने लगा था। तुम जानती हो, मैंने ये सब कुर्बानी तुम्हारी वजह से दी है। अब मैं तुमसे भी यही उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरे साथ मुखलिस बनकर रहोगी। जब मैंने गुलजेब के मुंह से ये बातें सुनी तो मेरा तो दिल जैसे पिघल ही गया। मैं भूल गई कि शाहजेब भी मेरा शौहर रह चुका है। मुझे यकीन नहीं आया कि कोई मर्द इतनी बड़ी कुर्बानी भी अपनी शख्सियत की दे सकता है। मैंने गुलजेब के साथ जीने मरने की कस्में खा ली। वैसे भी अब मुझे तलाक हो चुकी थी। मैं किसी सूरत भी शाहजेब की तो हो नहीं सकती थी। सो मैंने ठान ली कि अब मैं अपनी जिंदगी गुलजेब के साथ ही गुजारूंगी। मेरे और गुलजेब के निकाह को 3 महीने हुए थे कि मेरा पहला शौहर घर आ गया। जब उसको ये सब बातें पता चली तो वो आग बगोला हो गया। बोला कि मैं ऐसा किसी सूरत नहीं होने दूंगा। गुलजेब वैसे भी मेरी बीवी के लायक नहीं है, वो मेरी है और अब हलाला भी हो चुका है। इसलिए गुलजेब को चाहिए कि वो मेरी बीवी को तलाक दे दे और मैं उससे दोबारा शादी कर लूं। ये बात मुझे किसी तौर पर कबूल नहीं थी। बात मुफ्ती साहिबान तक गई तो ये फैसला सुनाया गया कि इस तरह हलाला तो वाक़ई हो जाता है। और चूंकि मेरा देवर ख्वाजा सरा नहीं था, हलाला तो वाक़ई हो चुका था। मगर मैं इस सूरत में वापस तलाक नहीं चाहती थी और ये सब मेरी रजामंदी के बगैर नामुमकिन था। जब गुलजेब को ये बात पता चली तो वो बहुत खुश हुआ कि मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ, अपनी बकिया जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। शाहजेब इस बात पर बहुत गुस्सा था। उसने एड़ी चोटी का जोर लगाया कि वो मेरी तलाक करवा दे और किसी तरह हमारा निकाह फासिक हो जाए। लेकिन ऐसा तभी होता है जब पहले शौहर ने तलाक ना दी हो और कोई औरत किसी दूसरे मर्द से निकाह कर ले। मैंने तो तलाक के बाद इद्दत पूरी की थी, फिर ही गुलजेब से निकाह किया था। अब सब कुछ मेरी मर्जी के मुताबिक होना था। मेरा निकाह गुलजेब से हो गया था। मैं इसी में खुश थी और खुदा की कुदरत पर भी हैरान थी, जिसने हमें बरसों बाद मुश्किलात से मिलवा दिया। लेकिन अब जबकि हम दोनों एक दूसरे को समझ चुके हैं, एक दूसरे की खातिर इतनी कुर्बानी दे चुके हैं, तो हमें एक दूसरे की उतनी ही कद्र भी है